हेलो क्लास। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना का आज नेक्स्ट लेक्चर अपन देखने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 10। ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो पॉइंट्स अपन ने पढ़े थे, अपन बात कर रहे हैं बोहर मॉडल की। ठीक है ना, बोहर मॉडल, बोहर मॉडल। ठीक है। और बोहर मॉडल में अपन ने बोहर के कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। एक बार मैं वापस से आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि याद हो जाए अपन को, है ना। कि बोहर कहता है कि भाई एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ना ही एनर्जी एमिट करता है। यानी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ले लें चाहे इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी ले लें, तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और जो टोटल एनर्जी होती है वो इन दोनों का सम होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो ये भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्लियर बात। तो ये तो पहला स्टेटमेंट था। फिर इसके बाद में जो अपने पास जो पाथ होता है, ठीक है, जो वृत्ताकार वृत्ताकार पथ, इसको नाम क्या दिया था, वृत्ताकार पथ को इसने नाम दिया था वृत्ताकार पथ। तो वृत्ताकार पथ को इसने नाम दिया था क्या, कक्षा। और कक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। और जो कक्षा होती है के एल एम एन से इसको प्रदर्शित करते हैं। क्लियर बात। फिर तीसरा जो पॉइंट अपन ने देखा था कि एक चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में, इसको बोर की स्थायी कक्षा भी बोलते हैं, बोर की निश्चित ऊर्जा की कक्षा भी बोलते हैं, या बोहर कक्षा भी इसको बोला जाता है, जो भी वृत्ताकार पथ होता है। तीसरा पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहा है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी परमाणु में कितनी कक्षाएं होती है, तो किसी भी परमाणु में अनंत कक्षाएं होती है। बनाते कितनी है, जितनी जरूरत होती है उतनी ही बनाते हैं। क्लियर बात। तो इलेक्ट्रॉन अगर किसी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तो नियत रहेगी, लेकिन ये क्या करेगा, अगर आप इसको जबरदस्ती एनर्जी दे दो तो ये क्या करेगा, उच्चतर कक्षाओं में स्थानांतरित हो जाएगा। जितनी ऊर्जा दोगे उसी के अकॉर्डिंग उसी कक्षा में स्थानांतरित होगा। तो कितनी ऊर्जा से किस कक्षा में स्थानांतरित होता है, इसकी बात अपन फर्दर आगे करेंगे। तो तीसरा पॉइंट के लिए मैंने इसको आगे के लिए एक बार छोड़ रखा है, तो आगे अपन इसको डिस्कस करेंगे। फिर अपने पास जो अगला पॉइंट था, है ना, कि भाई दो प्रकार के फोर्स लगते हैं, कि वृत्ताकार पथ पर कोई भी कण गति करता है तो दो प्रकार की इस पर जो है वो बल कार्य करते हैं। एक तो बाहर की तरफ कार्य करेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिस बाहर की तरफ जो बल कार्य करता है अपकेंद्रीय बल। एक अंदर की तरफ कार्य करता है अभिकेंद्रीय बल। और जब तक ये दोनों बल परिमाण में बराबर है, तब तक कण की वृत्ताकार कण का वृत्ताकार पथ जो है वो बना रहेगा। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन पर जो दो बाहर की तरफ बल कार्य करते हैं, बाहर की तरफ mv²/r, जो अपकेंद्रीय बल है उसका मान इतना होता है। अभिकेंद्रीय बल जो है वो कैसे मिलता है, तो दोनों के बीच में कुलाम्बिक आकर्षण बल जो है वो अभिकेंद्रीय बल का काम करता है। और कुलाम्बिक आकर्षण बल का, इस बल का परिमाण कितना होता है, तो kZe²/r², इतना परिमाण होता है। तो यहां से अपने पास बोर का पहला मैथमेटिकल स्टेटमेंट आया था क्या, kZe²/r² बराबर mv²/r, r से r कैंसिल, तो अपने पास क्या बना, mv² बराबर kZe²/r। ये अपने पास बोर का फर्स्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट था। क्लियर है बात। फिर अपन अगली बात करें, 5 नंबर बात करें, तो मैंने आपको कोणीय संवेग के बारे में समझाया था। कोणीय संवेग, है ना। और यहाँ पर जो है कोणीय संवेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करता है, संवेग का मतलब जो है वो कोई कण, संवेग जो है वो किसी भी कण की प्रॉपर्टी होती है। और कोणीय अगर आगे लग गया तो इसका मतलब ये वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए कण की बात कर रहा है। और किसी भी कण के लिए वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए कण के लिए कोणीय संवेग का मान कितना होता है, तो mvr, ये कोणीय संवेग का मान होता है। तो बोर क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा। अब इसको मैं वापस से शुरू करने जा रहा हूं, 5 नंबर पॉइंट को, यहां से अपन को इसको वापस से पढ़ना है। क्या, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनके लिए कोणीय संवेग का मान nh/2π के बराबर होगा। ठीक है। क्या, इलेक्ट्रॉन केवल वहीं चक्कर लगाता है, यानी वो ही वृत्ताकार, मैं अगर इसको लिखूं तो मैं इसको लिख देता हूं, क्या, वही वृत्ताकार कक्षा संभव है जिसके लिए कोणीय संवेग का मान nh/2π के बराबर है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो
ठीक है, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, कि किसी कक्षा में कोणीय संवेग का मान h/2 का पूर्ण गुणज होगा। एक ही बात है ना, ये बस टेक्निकली लैंग्वेज को क्या कर दिया गया है, मॉडिफाई कर दिया गया है, घुमा दिया गया है, ठीक है। h/2 का पूर्ण गुणज, यहाँ पर n का मान क्या है, n का मान जो है वो 1 2 3 4 कोई भी फ्रैक्शनल कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर यही बोल रहा है कि h/2 का क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए, है ना, कि यहाँ पर जो है या तो 1h/2 या 2h/2 या 3h/2 या 4h/2, कुछ ऐसे हो सकता है। कभी भी ये भिन्नात्मक नहीं होगा 3.5h/2, है ना, 4.2h/2, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको चाहे ऐसे बोल दो चाहे ऐसे बोल दो, ठीक है। तो यानी यहां से ये निकल के आता है कि केवल वही चक्कर लगाएगा जहां j का मान कितना होगा, nh/2 होगा, ठीक है। यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि n का मान अपन ने 1 2 3 4 कुछ भी रखा है, 0 नहीं हो सकता और कोई भिन्नात्मक वैल्यू नहीं हो सकती, बाकी अनंत तक कुछ भी हो सकती है ना। तो बोर के अकॉर्डिंग जो है वो, अगर मैं कोणीय संवेग का न्यूनतम मान देखूं, है ना, कोणीय संवेग का न्यूनतम संभव मान, इसको मिटा देता हूं, देखो कि कोणीय संवेग का न्यूनतम संभव मान, तो कोणीय संवेग का न्यूनतम संभव मान कितना होगा, ये होगा h/2। n का मान कितना रखा, 1, जब n का मान 1 रखा तो कोणीय संवेग का न्यूनतम संभव मान कितना आया, h/2, है ना। यानी कि हमेशा कोणीय संवेग का मान इससे क्या आएगा, ज्यादा ही आएगा। n का मान आप 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 कुछ भी रख सकते हो, लेकिन इससे हमेशा क्या आएगा, ज्यादा आएगा। कोणीय संवेग का मान इससे कम संभव नहीं है, ये न्यूनतम पॉसिबल वैल्यू है। और ऐसी राशियां जिनका न्यूनतम मान प्रकृति में संभव हो उनको क्या बोलते हैं, क्वांटीकृत राशि बोलते हैं। तो बोर कहता है कि कोणीय संवेग जो है वो क्या है, क्वांटीकृत है। कोणीय संवेग क्वांटीकृत है, क्वांटीकृत है, क्योंकि इसका न्यूनतम संभव मान है और इसके क्वांटम की वैल्यू कितनी होती है, h/2, ये इसका क्वांटम है। क्लियर है बात कि भाई कोणीय संवेग के क्वांटम का मान कितना होता है, h/2, क्वांटम h/2 होता है, बाकी इसके मल्टीपल में कोणीय संवेग कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से अपन एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि J बराबर mvr होता है, J बराबर nh/2 भी होता है। तो अपने पास जो दूसरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट आता है mvr बराबर nh/2, ठीक है। तो ये अपने पास बोर का सेकंड मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। और पहला मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या आया था, पहला मैथमेटिकल स्टेटमेंट अपने पास आया था mv² बराबर kz⁴/r, ठीक है। अब बोर की जितनी भी बाकी कैलकुलेशन अपन को करनी है वो इन दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट से ही करनी है। क्लियर है बात, जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे अपन, मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि बोर जो भी डेटा दे रहा है, बोर के जो भी स्टेटमेंट अपन पढ़ रहे हैं, वो ऐसे नहीं कि हवा में तुक्के लगा रहा है, उनके पीछे कुछ ना कुछ गणितीय लॉजिक है ना, गणितीय व्याख्याएं हैं। अब वो कैलकुलेशन क्या है, वो सारी की सारी कैलकुलेशन इन दो इक्वेशन से ही अपन करेंगे। क्लियर है। तो आगे कैलकुलेशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, अपन को अगर ये पता नहीं है कि क्वेश्चन कैसे बनता है तो वो पढ़ने का कोई मीनिंग होता नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा ये देखो ज़रा, क्वेश्चन कैसे बनता है। देखना, क्वेश्चन ये है, निम्न में से कोणीय संवेग का कौन सा मान संभव नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा मान संभव नहीं है कोणीय संवेग का। पहला आपको दे दिया J = h/π, दूसरा आपको दे दिया
जे इज इक्वल टू 1.5 एच अपॉन पाई। तीसरा आपको दे दिया जे इज इक्वल टू 5/2h अपॉन पाई। और चौथा आपको दे दिया जे इज इक्वल टू 5h अपॉन 2 पाई। ठीक है, और एक और ऑप्शन ले लेते हैं, जे इज इक्वल टू 1.2h अपॉन पाई। ठीक है, देखो ज़रा चेक करते हैं कि वैसे तो 4 ही ऑप्शन आते हैं एग्जाम में, लेकिन समझाने के लिए जो है वो मैं 5 ऑप्शन ले रहा हूँ। एक और बना देते हैं, चलो ठीक है। जे इज इक्वल टू आपको मैंने दे दिया 3.5h अपॉन पाई। जे इज इक्वल टू 4.4h अपॉन 2 पाई। एक और ले लेते हैं, जे इज इक्वल टू h अपॉन 3 पाई। क्लियर है बात? ठीक है, अब चेक करते हैं इनमें से कि कोणीय संवेग का कौन सा मान संभव है, कौन सा मान संभव नहीं है। ठीक है, तो देखना ज़रा कि कोणीय संवेग क्या है। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया है, याद करो, लेकिन कोणीय संवेग के लिए नहीं, ऐसा क्वेश्चन अपन ने आवेश के लिए किया है। ठीक है, कि भाई निम्न में से आवेश का कौन सा मान संभव है, कौन सा मान संभव नहीं है। मैं आपको याद दिलवा देता हूँ, Q बराबर क्या था, N ही था, है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी चीज़ पर न्यूनतम आवेश कितना आ सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। कि अगर इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ चेक करने के लिए अपन ने n की वैल्यू निकाली थी Q/E, बिल्कुल यहाँ पर ऐसा ही है। ठीक है, पहला ऑप्शन चेक करते हैं कि h अपॉन पाई संभव है या नहीं है। तो J इज इक्वल टू, इसको जो है चेंज कर लेता हूँ। तो पहला ऑप्शन देखना क्या, J इज इक्वल टू h अपॉन पाई। शायद दिख रहा होगा आपको, मार्कर जो है वो थोड़ा सा लाइट है। ठीक है, यहाँ ही लिख देता हूँ, J इज इक्वल टू अपन ने कहा कि h अपॉन पाई। ठीक, तो h अपॉन पाई जो है, अब चेक करते हैं कि ये संभव है या नहीं है। तो एक काम कर रहा हूँ मैं, ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, इक्वेशन तो इक्वल ही रहेगी। तो ध्यान से देखना, 2h अपॉन 2 पाई। ठीक, और आना क्या चाहिए, आना चाहिए h अपॉन 2 पाई। ये मिनिमम वैल्यू होती है, और h अपॉन 2 पाई अगर मिनिमम वैल्यू है तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ गई, 2, विच इज ए इंटीजर वैल्यू, जो कि एक पूर्णांक है। इसका मतलब ये वाली चीज संभव है। क्लियर बात? सेकंड वाला चेक करते हैं, सेकंड चेक करते हैं, J इज इक्वल टू 1.5 h अपॉन पाई। क्लियर? 1.5 को अगर मैं 3/2 लिख दूं तो मेरे ख्याल से आपको कोई नाराजगी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर h अपॉन 2 पाई, n की वैल्यू कितनी आई, 3। ठीक है, तो ये भी एक इंटीजर वैल्यू है, ये भी पॉसिबल है। क्लियर? तीसरी चेक करते हैं। तो थर्ड वन इज J इज इक्वल टू 5h अपॉन 2 पाई। तो h अपॉन 2 पाई मिनिमम होना चाहिए। n की वैल्यू कितनी आई, 5। जब तक n की वैल्यू इंटीजर है वो चीज़ पॉसिबल होगी, वो कोणीय संवेग पॉसिबल होगा, ये भी संभव है। ये वाला देख लो जरा यहाँ पर, अच्छा ये तो दोनों एक ही हो गए, ठीक है ना। तीसरा और चौथा ऑप्शन तो सेम ही है, h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई। ठीक है, हाँ, पांचवा चेक करते हैं, 1.2 h अपॉन 2 पाई। तो यहाँ चेक करो जरा, फिफ्थ नंबर, J इज इक्वल टू 1.2 h अपॉन पाई, ये दे रखा है। अगर ऊपर नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आपको इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो कितना हो जाएगा ऊपर, तो 2.4 h अपॉन 2 पाई। अब देखना जरा कि n की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, 2.4, विच इज नॉट ए कंप्लीट इंटीजर, दिस इज ए फ्रैक्शनल वैल्यू, ये एक भिन्नांक मान है। इसका मतलब n का ये मान संभव नहीं है, कोणीय संवेग का ये वाली वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। J बराबर 3.5 h अपॉन पाई। अच्छा, 3.5 को क्या मैं 7/2 लिख सकता हूँ? अगर 7/2 लिख सकता हूँ तो ध्यान से देखना जरा, ये क्या आया, h अपॉन 2 पाई। n की वैल्यू कितनी आई, 7, और n की वैल्यू एक इंटीजर आ रही है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी पॉसिबल है। क्लियर बात? यहाँ पर देखना जरा, h अपॉन 2 पाई आ गया, n की वैल्यू कितनी आई, 4.4। ये वैल्यू जो है वो इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शनल है, ये वाला मान कोणीय संवेग का संभव नहीं है। यहाँ चेक करते हैं, J बराबर h अपॉन 3 पाई। ओके, h अपॉन 3 पाई आ रहा है। एक काम करता हूँ, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अपने पास ऐसा आ जाएगा, h अपॉन 3 पाई इंटू 2 डिवाइड बाई 2।
क्लियर। तो यहाँ 2/3 h/2π, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब 2/3 जो है ये एक कंप्लीट इंटीजर है या फिर ये फ्रैक्शनल है? मेरे को तो फ्रैक्शनल दिख रहा है, तो फ्रैक्शनल है, इसका मतलब ये वाली भी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कि भाई इनमें से कोणीय संवेग का कौन सा मान संभव है और कौन सा मान संभव नहीं है। समझ गए बात को? थोड़ा सा अब या आगे चलेंगे अपन बोहर मॉडल में, ठीक है। जो बोहर की दो कैलकुलेशन अपन ने, जो दो मैथमेटिकल इक्वेशन अपन ने देखी है, उनसे बोहर की सारी कैलकुलेशन अपन देखने वाले हैं। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशंस ऑफ बोहर, ठीक है। देखते हैं, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ बोहर। ये अपन ने देख लिया क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। तो अगली बात अपनी है कि भाई बोहर ने इन सब के बेसिस पर आखिर क्या कैलकुलेशन करी। जो भी इसकी थ्योरीज थी, पॉइंट थे, वो तो डिस्कस कर ही लिए हैं। अब बोहर की गणनाएं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ से जो है वो क्वेश्चन आते हैं बोहर मॉडल में, ठीक है। तो देखो बोहर की गणनाएं, बोहर की गणनाएं, ठीक है। देखो जरा कैलकुलेशन की बात करते हैं बोहर की, ठीक है ना। पहली जो कैलकुलेशन हुई बोहर कक्षा की त्रिज्या, इसको मैं R से प्रदर्शित करूंगा, ध्यान से देखना। बोहर कक्षा की त्रिज्या R से इसको प्रदर्शित करेंगे, यानी ये अपना नाभिक, ये वृत्ताकार कक्षा, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये वाले डिस्टेंस कितनी होगी R, ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। मैं वापस से एक बार आपको बोल देता हूँ कि बोहर की जितनी भी गणनाएं करने वाले हैं, पहली गणना अपन बोहर कक्षा की त्रिज्या, बोहर की जितनी भी गणनाएं अपन करने वाले हैं सारी की सारी एक ही इक्वेशन पर बेस्ड है, सॉरी दो इक्वेशन पर बेस्ड है। जो बोहर की दो जो गणितीय समीकरण जो मैंने आपको बार बार बताई है, उन्हीं पर बेस्ड है। मैं वापस से लिख देता हूँ। एक तो अपने पास है भाई mv² इज इक्वल टू kz² दूसरे में लिख देता हूँ mvr बराबर nh/2π। इन्हीं दो इक्वेशन पर बेस्ड है, ठीक है। तो अगर मेरे को R निकालना है, एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं V की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो V इज इक्वल टू क्या आया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड नंबर से मैं V की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में पुट करूँगा। तो V इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2π और ये mr, क्लियर। और V की वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट कर दो। यहाँ पर जैसे ही मैं V की वैल्यू पुट करूँगा ना, तो अपने पास m और V स्क्वायर करना है, यानी n h और ये 2π mr और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू kz²/r। क्लियर है बात? स्क्वायर कर देते हैं, तो m ये आ जाएगा n² h²/4 π² m² r² इज इक्वल टू kz²/r। क्लियर है बात? ठीक है। r से r क्या हो गया, कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ से डायरेक्टली r की वैल्यू निकाल लूँ। देन r इज इक्वल टू अपने पास आएगा, देखो ज़रा, 4 π² mkze²। ओके, r इज इक्वल टू अपने पास आएगा, क्योंकि n² h² तो ऊपर जाएगा ना, तो n² h² 4 π² mkze²। देखो ज़रा, यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू निकालूंगा तो यही आएगा kz² kze²। ये तो नीचे आएगा, r इधर चला गया, तो ये r की वैल्यू आती है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ r। क्लियर है बात? ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद भी रखना है ना। याद इसलिए रखना है क्योंकि इसके बाद में अपन बहुत सारी कैलकुलेशन करने वाले हैं, और ये फॉर्मूला अगर आपको याद, केवल ये एक फॉर्मूला याद है, तो ये आगे अपन को बार बार होने वाले कंफ्यूजन से बचाएगा। ठीक है ना? क्या एक दो बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, n² h² 4 π² mkz²। मेरे साथ बोलना एक बार, n² h² 4 π² mkz²। एक बार और बोल दो, n² h² 4 π² mkz²। क्लियर? n क्या है? n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, कोई भी इंटीजर वैल्यू। n किसको रिप्रेजेंट करता है? n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट को। कि आप कौन से ऑर्बिट की रेडियस निकालना चाहते हो, पहले की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवी की, छठे की, सातवें की, कौन से की रेडियस निकालना चाहते हो, कितनी होती है ऑर्बिट। अच्छा, एक एटम में कितने ऑर्बिट होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं।
अपन बनाते कितने हैं, जितने की अपन को जरूरत होती है उतने बनाते हैं, बाकी होती कितनी है, इनफाइनाइट होती है ना। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू आपको पता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, के कांस्टेंट 9 इंटू 10⁻9, जेड जो है एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं कांस्टेंट होता है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है, सारी चीजें कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखना कि एक काम कर रहा हूं, इनमें से जो कांस्टेंट है उनको एक जगह ले रहा हूं, एक इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं फॉर्मूले को, r इक्वल टू, भाई देखो n जो है वो चेंज हो सकता है कि पहले की रेडियस, दूसरे की, तीसरे की, कौन से की रेडियस है, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीजें कांस्टेंट है तो इनको साइड में ले लिया और n स्क्वायर बाय z को अलग कर दिया, क्योंकि एक तो n चेंज हो सकता है, एक z, आप किस एटम के लिए निकाल रहे हो ये भी तो वेरी कर सकता है ना, कि भाई हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हो, He+ के लिए निकाल रहे हो, Li+2 के लिए निकाल रहे हो, किसके लिए निकाल रहे हो ये भी वेरी कर सकता है। अब अगर मैं इन सब को सॉल्व करूं, देखो ये सब की वैल्यूज अपने पास है, अगर मैं इन सब को सॉल्व करूंगा ना तो ये आएगा 0.529 n स्क्वायर बाय z, और ये आंसर आएगा एंगस्ट्रम में। ठीक है, आपको भी डायरेक्टली याद रखना, आप कहोगे सर आप सॉल्व करके बताओ, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डेटा डायरेक्टली ध्यान में रखना है, क्योंकि अपन को इसी फॉर्मूले से आंसर निकालना है। आपको रेडियस पूछेगा, क्वेश्चन कैसे आएगा उसकी बात अपन कर लेंगे ना, रेडियस पूछेगा तो 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम में, किसी भी एटम में जो बाहर रेडियस है कोई भी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, कोई भी, उसकी रेडियस कितनी आती है, r इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाई जेड, इतनी रेडियस आती है। फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, सॉल्व अपन काम में ये लेंगे, फॉर्मूला इसलिए याद रखना है क्योंकि ये बार बार अपन को जो है वो कंफ्यूजन से बचाएगा। n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के z स्क्वायर, बाकी जब भी क्वेश्चन आएगा या कैलकुलेशन करनी होगी वो अपन इसी पर करेंगे। क्लियर है बात, अभी अपन देख लेंगे क्वेश्चन कैसे आएगा। तो 0.529 n स्क्वायर बाई z। ठीक है, यहाँ एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि बोहर मॉडल अपन, मेरे ख्याल से ये थ्योरी आपके समझ में आ गई होगी कि मैंने इसको डेराइव कैसे किया है। क्लियर है, एक बार वापस से देख लेना कि मैंने सेकंड इक्वेशन से v की वैल्यू फर्स्ट में पुट करी है, तो इतना करते ही r की वैल्यू आएगी। r की वैल्यू जो है इसमें से जो वेरिएबल्स है n और z, इनको एक तरफ कर दिया, कांस्टेंट को एक तरफ कर लिया, कांस्टेंट को सॉल्व करूंगा तो 0.529 वैल्यू किस में आएंगी, एंगस्ट्रम में आएंगी। क्लियर है बात। अब देखना एक चीज मैं अभी आपको बता देता हूं कि बोहर मॉडल जब भी पढ़ेंगे अपन, बोहर मॉडल की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस में बार बार आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद He+, Li+2, Be+3, आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगी कि हाइड्रोजन के लिए ये चीज कैलकुलेट करो, Li+2 के लिए ये चीज कैलकुलेट करो, He+ के लिए कैलकुलेशन, Be+3 के लिए कैलकुलेशन, ये चीज देखने को मिलेगी। अब इन सब में एक चीज कॉमन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज ध्यान में रखना कि बोहर मॉडल जो है वो केवल और केवल एकल इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों के लिए ही लागू होता है, यानी बोहर मॉडल केवल वही एप्लीकेबल होगा जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसी प्रजातियां जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, केवल वही बोहर मॉडल एप्लीकेबल होगा। ध्यान रखना कि बोहर मॉडल जो है वो केवल अपन, ये बोहर मॉडल की सबसे बड़ी कमी भी है ना, हर मॉडल में कोई ना कोई कमी है। थॉमसन की अलग कमी थी, रदरफोर्ड की कमी अलग थी, फिर बोहर की कुछ अलग कमी है, तो हर मॉडल में कुछ ना कुछ कमी है। बोहर मॉडल की कमियों में से एक कमी ये भी है कि बोहर मॉडल जो है वो केवल एकल परमाणविक एकल इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों पर ही लागू होती है, इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ही है, तो बोहर मॉडल जो है वो एकल इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों पर ही लागू होता है। क्लियर है बात। तो अगर ऐसी चीज देख लो तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इनका Z ध्यान में रखना है, इसका एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 एटॉमिक नंबर Z ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है अभी बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन ऐसा देख सकता है, निम्न में से किस पर बोहर मॉडल लागू होगा, या निम्न में से किस पर बोहर मॉडल लागू नहीं होगा। तो बोहर मॉडल लागू किस पर होता है, जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, बोहर मॉडल वहीं लागू होता है। अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी में दे रखे हैं वहाँ बोहर मॉडल लागू नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ देखना ज़रा कि R ये तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल n स्क्वायर बाई z। ठीक है, एक चीज मैं बता दूं आपको कि भाई समानुपाती हटा के नियतांक काम में लेते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही नियतांक हटा के समानुपाती लगा सकते हैं। यहाँ ये वाली सारी चीज जो है वो नियत है, तो इसको हटा के समानुपाती अपन लगा सकते हैं। यहाँ से अगर मैं क्या करूं, r और n स्क्वायर के बीच में ग्राफ बनाऊं,
ठीक है। तो ये जो है वो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है ना, जीरो को टच नहीं करेगा क्योंकि रेडियस जो है वो जीरो नहीं होगी, किसी भी ऑर्बिट की रेडियस जीरो नहीं होगी, एन का न्यूनतम मान कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अगर आर और z के बीच में कर्व बनाऊं, ये z ये r, तो कैसा आएगा कर्व, ऐसा आएगा, रिलेशन जो है वो ऐसा आएगा, ठीक है। और अगर मैं r और 1/z के बीच में रिलेशन बनाऊं, है ना, तो ग्राफ जो है वो आप जो है किस में, फिजिक्स में पढ़ चुके हो, ये जो है 1/z का कर्व जो है वो कैसा आ जाएगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, क्योंकि ये समानुपाती का रिलेशन दे रहा है, ये छोटे से कर्व है। यहाँ से एक चीज मेरे को समझ में आ रही है कि r और z किसी भी बोहर कक्षा की जो त्रिज्या है, दो चीजों पर निर्भर कर रही है, r और z पर। तो यहां से मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि r इज द फंक्शन ऑफ n एंड z। फंक्शन का मतलब क्या होता है कि r का मान n और z पर निर्भर कर रहा है, दिस इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन, कि r जो है वो n और z का फलन है। तो फलन का मतलब यही होता है कि r का मान n और z पर निर्भर कर रहा है, बाकी किसी भी चीज पर r और z निर्भर, r की वैल्यू निर्भर नहीं करेगी। क्लियर है इतनी बात, मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी। और देखो जरा कि भाई ग्राफ आपने देख लिए, फंक्शन आपने देख लिया, यहां ये रिलेशन आया है r n स्क्वायर और z में, ठीक है। इसी से एक फॉर्मूला मैं बना रहा हूं, देखना, r1/r2 इज इक्वल टू n1 स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर, ठीक है, z2/z1, एक फॉर्मूला आया है। ये फॉर्मूला जो है वो मैंने इसी से बनाया है। कैसे बनाया है ये मैं अभी आगे आपको क्लियर करूंगा। आप कहोगे कि नहीं सर समझ में नहीं आया, ये फॉर्मूला कैसे लिख दिया आपने, तो एक छोटा सा हिंट दे देता हूं, बाकी इसको आगे अपन क्लियर करेंगे। अभी देखो जरा, r जो है वो z के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, तो r1 z1 के व्युत्क्रमानुपाती होगा, जो कि है r n के क्या है, समानुपाती, n स्क्वायर के समानुपाती, तो r1 n स्क्वायर के समानुपाती होगा। ऐसे ही r2 n स्क्वायर के समानुपाती होगा, r2 z2 के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है वो मैंने इसी से बनाया है। अब देखना क्वेश्चन कैसे आएगा। रेडियस की जितनी भी बातें थी, बोहर कक्षा की जितनी भी बातें थी, ये सारी बातें अपन ने कर ली है। अब बात करते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, इसके बाद की जितने भी कैलकुलेशन पढ़ेंगे वहां पर जैसे क्वेश्चन बनेगा, उन सारे क्वेश्चनों की फ्रेमिंग मैं जो एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं इन्हीं एग्जाम्पल पर बेस्ड है। ये एग्जाम्पल आप ध्यान से पढ़ लेना, जो क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं ये ध्यान से देख लेना, ठीक है। बिल्कुल ऐसी ही क्वेश्चन, ऐसी ही फ्रेमिंग आगे वाली कैलकुलेशन में भी आएगी। तो अगर रेडियस से संबंधित क्वेश्चन आपने कर लिए तो बस वहां पर आपको रेडियस के अलावा जो चीज पूछी गई है वो चीज निकालनी है। त्रिज्या पूछ सकता है, वेग पूछ सकता है, धारा पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सारी, इसके अलावा ऊर्जा पूछ सकता है, ये सारी चीजें आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन त्रिज्या में आएंगे वैसे ही क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे। तो चेक करते हैं त्रिज्या से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से देखना जरा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो अपन एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई जो रेडियस अपन ने पढ़ी है, रेडियस किसी भी बोर कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है, उससे संबंधित क्वेश्चन कैसे आएगा। तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन यही है कि आपको ऐसा दे सकता है, जैसे सबसे बेसिक क्वेश्चन देखते हैं ना, कि हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इससे बेसिक क्वेश्चन नहीं हो सकता, त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। कई बार अपने साथ दिक्कत ये आती है कि सर हमें फॉर्मूले सारे याद है, ठीक है, लेकिन उनको काम में कैसे लेना है ये हमें नहीं आता है। तो भैया अगर आपके साथ भी ऐसी दिक्कत हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, उस फॉर्मूले में कौन सी चीज़ किसको प्रदर्शित कर रही है, ठीक है, ये आपको नहीं पता है, ठीक है। और वो आपको फॉर्मूले में एक्चुअल में जितनी भी चीज़ें होती है उनमें से एक चीज़ आपको पूछता है, जो अननोन है एक चीज़ पूछता है, बाकी सारी चीज़ें क्वेश्चन में ही दी हुई होती है, ठीक है। आपको बस पहचानना होता है क्वेश्चन में वो चीज़ कहाँ दी हुई है। जैसे इसमें आपको पूछा है हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा में प्रथम कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, सबसे बेसिक क्वेश्चन यहाँ से यही बन सकता है। तो बोहर की कक्षा की त्रिज्या होती है 0.529 n स्क्वायर बाय z, और आंसर किस में आएगा, अगर आएगा तो एंगस्ट्रम में आएगा, ठीक है ना। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक्चुअल में तीन चीज़ें, एक तो r, एक n, एक z, ठीक है। कौन सी चीज़ आपसे पूछी है, r पूछा है, तो r जो है वो पूछा है, त्रिज्या पूछी है ना, तो r तो पूछा है, निकालना है।
0.529 के बारे में, ये तो कांस्टेंट है। n की वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिलेगी, z की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में मिलेगी। तो n की वैल्यू देखना, n क्या है, कक्षा को बताता है कि कौन सी कक्षा की त्रिज्या, पहले की, दूसरे की, तीसरे की। तो प्रथम दे रखा है तो n का मान 1, हाइड्रोजन है तो z का मान कितना, 1। तो एक एक रखोगे तो r कितना 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये लो, हाइड्रोजन की पहली कक्षा की त्रिज्या आ गई इतनी। इससे बेसिक क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्लियर है। इसके बाद में जो है हो सकता है आपको किसी और की त्रिज्या पूछ ले। जैसे मैं आपको पूछ दूं Li+2 की द्वितीय कक्षा की ऊर्जा, द्वितीय कक्षा की त्रिज्या, सॉरी, है ना, की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, द्वितीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। अब इसमें देखना जरा, सिंपल सा काम है। मैंने आपको कहा बोर मॉडल में ये वर्ड्स आपको बार बार दिखाई देंगे। Li+2 का मतलब क्या है, एकल इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां, और सिंगल इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों के लिए ही ये लागू होता है। तो R बराबर वही 0.529 n²/z, त्रिज्या पूछी है। ठीक है, n का मान कितना दिया, द्वितीय कक्षा, तो n का मान कितना है 2, और z का मान जो है वो कितना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम कितना 3। खत्म बात, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा 0.529 n² कितना 4/3 एंगस्ट्रॉम। गुणा भाग करना है जो कि अपन आसानी से कर ही सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। इनसे बेसिक क्वेश्चन त्रिज्या पर नहीं बन सकता। ठीक है, और इनसे बेसिक क्वेश्चन आगे जो कैलकुलेशन आने वाली है उनमें भी इसी प्रकार के बेसिक क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना। तो धीरे धीरे मैं आपको क्लेरिफाई कर दूंगा। तो पहला तो क्वेश्चन का टाइप ऐसा है कि डायरेक्टली आपको किसी भी कक्षा की त्रिज्या पूछ ले, है ना। दूसरा, यहां से आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि एक बोहर कक्षा की त्रिज्या इतनी है, तो कौन सी बोहर कक्षा है। यानी आपको क्या पूछ लेगा, n की वैल्यू पूछ लेगा, वो भी निकाल लेंगे कि भाई आपको बोल दिया कि Li+2 की एक बोहर कक्षा की त्रिज्या की वैल्यू आपको लिख के दे दी, और पूछ लिया कि कौन सी बोहर कक्षा है उसको पहचानो, n का मान। मतलब 1 2 3 फॉर्मूले में 3 चीजें हैं, 3 में से कोई भी 2 आपके पास होगी, तीसरी अपन को कैलकुलेट करना होगा। इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखना जरा कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ध्यान से देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं त्रिज्या पर, है ना। क्वेश्चन है, यदि हाइड्रोजन की तीसरी कक्षा की त्रिज्या x है ना, x एंगस्ट्रॉम है, तो इसकी दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, अभी सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसी फॉर्मेट के 2-3 क्वेश्चन अपन और लिख लेते हैं। सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा, लेकिन सॉल्व करने का तरीका एक ही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि Li+2 की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या x एंगस्ट्रॉम है, तो He+ की प्रथम कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, एक और लगभग इसी के जैसा है, थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, He+ की तृतीय कक्षा की त्रिज्या तथा Be+3 की द्वितीय कक्षा की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब देखना, ये जो तीनों क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, तीनों का एक ही कंसेप्ट है। ध्यान से देखना, है ना। यही नहीं, आगे के लिए भी मैं बता देता हूं।
सबसे पहला क्वेश्चन, हाइड्रोजन की तीसरी कक्षा की त्रिज्या x है, तीसरी की त्रिज्या दे रखी है कितनी x, और दूसरी की त्रिज्या पूछी है। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आए कि भाई एक डेटा आपको दे रखा है और इस डेटा के सापेक्ष दूसरी चीज पूछी है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपको इन दोनों की तुलना करनी है। आपको आंसर जो बताना ना, तुलना करके बताना है। जैसे अगर आप कहोगे कि सर दूसरी कक्षा की त्रिज्या पूछी हाइड्रोजन की, तो ये तो हम डायरेक्टली इससे निकाल सकते हैं, r बराबर 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। अगर दूसरी कक्षा की त्रिज्या पूछी है तो r बराबर आ गया 0.529, n की वैल्यू 2 आ गई, n स्क्वायर 4/1, ये लो जी 8, ये लो, खत्म बात। 2 पॉइंट कितनी आ गई, 08 के करीब आ गई। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। लेकिन ये गलत है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर अलग होगा। आप कहोगे सर दूसरी कक्षा की त्रिज्या पूछी थी, हमने तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या निकाल दी, लेकिन ये चीज गलत है ना। अब गलत क्यों है, गलत देखना क्यों है, क्योंकि आपको जो है हाइड्रोजन की तीसरी कक्षा की त्रिज्या दे रखी है और दूसरी की पूछी, आप इन दोनों की तुलना करवाना चाहता है कि भैया तीसरी की त्रिज्या इतनी है तो दूसरी की कितनी होगी। और जब भी आज के बाद में ध्यान में रखना, पूरे बोहर मॉडल में या पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी तुलना वाला क्वेश्चन जब भी आ जाए, एक डेटा दे रखा है और इस डेटा के सापेक्ष दूसरे की तुलना करनी है, तुलना वाला क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आपको क्या करना, वो रेशियो वाला जो तरीका था, जो अनुपात वाला जो तरीका था, वो तरीका काम में लेना है। यानी कि R समानुपाती n स्क्वायर बाई जेड। क्लियर? यहां से फॉर्मूला मैंने क्या बनाया था, ध्यान से देखना, R1 बाई R2 इज इक्वल टू N1 स्क्वायर बाई Z1 या N1 स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई नीचे क्या आया था Z1, ऊपर क्या जाएगा Z2। क्लियर है बात, समझ में आई बात। तुलना वाला क्वेश्चन जो है जब भी आए तो अपन ये काम करेंगे, रेशियो वाला काम करेंगे। यहां देखना जरा, यहां पर भी यही फॉर्मेट है। यदि Li+2 की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या x है तो He+ की प्रथम कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, दोनों की क्या करवाना चाहता है, तुलना करवाना चाहता है। कंसेप्ट दोनों का सेम, R1 बाई R2 इक्वल टू N1 स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा Z2, नीचे चला जाएगा Z1। क्लियर है? यहां पर He+ की तृतीय कक्षा की त्रिज्या तथा Be+ की द्वितीय कक्षा की त्रिज्याओं का अनुपात डायरेक्टली पूछ लिया इसने। अनुपात का मतलब क्या होता है, तुलना करना ही होता है। तो अनुपात पूछा है तो बिल्कुल इसका भी कंसेप्ट सेम है, R1 बाई R2 इक्वल टू N1 स्क्वायर बाय N2 स्क्वायर, और ऊपर चला जाएगा Z2, नीचे चला जाएगा Z1। तीनों का कंसेप्ट क्या है, सेम ही है। तीनों में लैंग्वेज क्या है, अलग अलग है। मेरे ख्याल से आप तीनों को डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे। आज के बाद में ध्यान रखना, एक डेटा दे, दूसरी चीज पूछे, ठीक है, तो इस डेटा के सापेक्ष आपको इसकी तुलना करनी है। और तुलना वाला क्वेश्चन जब भी आएगा अपन अनुपात वाला तरीका काम में लेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन की तीसरी कक्षा की त्रिज्या x है, दूसरी कक्षा की तो इसी की, यानी हाइड्रोजन की ही दूसरी कक्षा पूछी है। इसका मतलब Z दोनों में क्या होगा, समान होगा। और Z समान हो जाएगा तो रखते हैं R1 बाय R2। अब देखो, तीसरी कक्षा की त्रिज्या x है, यानी R3 आपको दे दिया कितना, x। पूछा क्या है, दूसरी कक्षा की, यानी R2 आपको पूछा है। तो क्या लिखूंगा, R3 बाय R2 बराबर N1 स्क्वायर की जगह N3 स्क्वायर आ जाएगा, N2 स्क्वायर की जगह N2 स्क्वायर, और Z और Z1 Z2 तो क्या है, क्योंकि दोनों चीजें हाइड्रोजन के लिए निकालनी है तो ये तो सेम ही है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो सॉल्व करते हैं। R3 अपॉन R2 इज इक्वल टू N3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना, 9 बाय 4। R3 इज गिवन x अपॉन R2 इज इक्वल टू 9 बाय 4। इन दिस केस R2 विल बी 4x बाय 9 एंगस्ट्रॉम। दिस इज आवर आंसर। अपना आंसर जो है वो 4x/9 है, ना कि 2.08। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये अपना आंसर है। इसमें चेक करते हैं। अब देखना यहां पर क्या अलग है। Li+2 की दूसरी कक्षा की त्रिज्या x है तो He+ की प्रथम कक्षा की त्रिज्या, यानी आपको Li+2 के सापेक्ष निकालनी है। अब Z भी क्या दे दिया, अलग अलग दे दिया। Z अलग अलग दे दिया, कोई बात नहीं, Z अलग अलग दे दिया, Z भी यहां पर रख देते हैं। तो ध्यान से देखना जरा कि Li+2 की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या x है, ठीक है, तो R2 ऑफ Li+2 डिवाइड बाय किसके लिए पूछी है, तो He+ की प्रथम कक्षा की त्रिज्या R फर्स्ट He+। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ताकि अपन को कंफ्यूजन ना हो।
है ना। तो यहां n की वैल्यू कितनी है, देखो r1 n1 के समानुपाती है, तो n की वैल्यू कितनी, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर कितना 1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 किसके लिए, हीलियम के लिए, कितना हो जाएगा 2 Li प्लस 2 Z1 कितना हो जाएगा 9। खत्म क्वेश्चन। तो ये आया कितना 8/9। ठीक है, अब आपको दे रखा है कि इसकी सेकंड कक्षा की त्रिज्या x है, तो मैं ऐसा बोलूंगा x अपॉन r1 फॉर He प्लस इज इक्वल टू 8/9। इन दिस केस r1 ऑफ He प्लस विल बी 9x/8। क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात। बिल्कुल वही कंसेप्ट है जो ऊपर वाले का है। एक और देख लेते हैं, यहाँ डायरेक्टली आपको त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रखा है, तो बस वैल्यू पुट करनी है। ध्यान से देखना जरा, ये रहा अपना फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर रहा हूं। ठीक है, किसकी, He प्लस की तृतीय कक्षा की त्रिज्या, इसको ऐसे लिखूंगा R3 ऑफ He प्लस डिवाइड बाय, ठीक है, Be प्लस 3 की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या R2 ऑफ Be प्लस 3। क्लियर, इज इक्वल टू n1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 अपॉन n2 स्क्वायर कितना 4। ठीक है, ऊपर Z2 नीचे Z1, तो इसका Z2 कितना हो जाएगा भाई, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4, Z1 लिथियम के लिए कितना H, हीलियम के लिए कितना 2, ये हुआ कैंसिल, कितना आया भाई रेशो 9/2। 3 क्वेश्चन अपन ने देखे और तीनों का कंसेप्ट क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम है, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा क्या किया है, मॉडिफाई किया है। एक दो टाइप के एग्जाम्पल और बनते हैं त्रिज्या से संबंधित, उनको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपके समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको त्रिज्या से संबंधित क्वेश्चन भी टिक करवाऊंगा मॉड्यूल में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज अपन ने जो पढ़ा है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप से डिस्कस करें, व्हाट्सएप के जरिए डिस्कस करें। एनसीईआरटी ज़रूर रिकमेंड करता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। बिल्कुल एनसीईआरटी आपको 100% फॉलो करनी है। हो सकता है मेरे पास यहाँ पर कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, ठीक है, तो उसको इग्नोर करते हुए आप जो है वो ध्यान रखें, और एनसीईआरटी जो है वो बिल्कुल 100% आपको फॉलो करनी है। क्लियर है, तो इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में यहाँ से प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।